वेलकम व्यूअर्स टू दिस एपिसोड ऑफ अंग्रेजी बोलने के लिए अनमोल सूत्र। आपको यह बता दें कि मैं जिन जिन कंटेंट्स की बात करता हूं, मैं न आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं, न मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं। एक सिंपल सी थ्योरी है कि हमने अपनी जो मातृभाषा है, रीजनल लैंग्वेज है, वो हमने किसी किताब से नहीं सीखी है, ना ही हमने उसे ट्रांसलेशन से सीखा है। हमने उसे वातावरण से सीखा है, और वही वातावरण हम आपको हमारे जितने भी एपिसोड आए हैं या आने वाले हैं, सब में हम आपको वो वातावरण देते हैं। जो हमारे एपिसोड हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, उसकी पोजीशन क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उतना ही काफी है। बाकी जितने तरह के वाक्य बिना मुख्य क्रिया के और मुख्य क्रिया से हिंदी में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, उस सब का जो बेसिक फॉर्मेट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वह क्या होगा जो एग्जैक्टली वही बात व्यक्त करेगा जो आप कहना चाहते हैं। आपको हमारे प्रेजेंटेशन में हमारी परिपक्वता, मैच्योरिटी और रिसर्च नजर आएगा। हमें जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी बातें जानें, जितने काम की चीजें हैं उतने ही हमें जानना चाहिए। जो नॉलेज यूज में नहीं रहता वो बिल्कुल ये समझिए कि एक तरह से हमारे पास कबाड़ के रूप में रहता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई यूटिलिटी नहीं होती है। और जिस ज्ञान की यूटिलिटी नहीं है, उससे बेटर है कि जिस ज्ञान की यूटिलिटी है हम समय उस पर लगाएं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रोनाउन THERE, देयर। ये देयर एक ऐसा प्रोनाउन है, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही विशाल हृदय का और विशाल सोच वाला जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कि जहां पे कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता कारण बनने का। कारण मतलब होता है सब्जेक्ट। जहां कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जिम्मेवारी लेने से मना कर देता है सब्जेक्ट बनने का, वहां पर ये देयर सब्जेक्ट बनकर आता है। और दूसरी पीड़ा ये है कि ये इतना बड़ा काम तो करता है, देयर कि कारण बन के आता है, सब्जेक्ट बन के आता है, लेकिन उन तमाम वाक्यों में इसका अपना व्यक्तिगत कोई अर्थ नहीं होता है, ना कोई अस्तित्व होता है। लेकिन इसके बिना अगर आपसे कोई कहे कि आप 2 मिनट बोलिए अंग्रेजी में, तो आप बोल नहीं सकते, आप बातचीत नहीं कर सकते आप। और लिखने में भी आप इसके बिना ये समझिए कि एक तरह से हैंडीकैप्ड है आप, विकलांग है आप। इसलिए इसे ध्यान से सुनना। आपको मैं ये वादा करता हूं कि आपको एक एक बातें सुनने में, समझने में इतना सरल और आकर्षक और इतना उपयोगी लगेगा, बशर्ते कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उदाहरण के साथ हम एक एक इसके प्रयोग का हम यहां पर व्याख्यान करेंगे। जो मुख्य क्रिया से बनने वाले वाक्य हैं देयर के साथ, वो जब हम मेन वर्ब के सेक्शन में आएंगे तब आपको बताएंगे। अभी हम बिना मेन वर्ब के बनने वाले जितने भी वाक्य हैं, जो बोलचाल में बहुत अधिक आते हैं, लिखने में भी बहुत आते हैं, सबसे पहला होता है, कंडीशन होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु का होना, जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, बतलाना हो, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, किसी भी टेंस में। दूसरा कि किसी व्यक्ति या वस्तु की मौजूदगी या उपस्थिति बताना हो, जहां पर कोई कर्ता नहीं है, कोई कारण नहीं है, वहां पर हम
देयर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कुछ वाक्य लेते हैं, जैसे भ्रष्टाचार सभी जगह है, था और रहेगा या होगा। अब यहां पे कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट जब नहीं है तो यहां पे जो है मौजूदगी बतला रहा है भ्रष्टाचार का, उपस्थिति बतला रहा है भ्रष्टाचार का, होना बतला रहा है भ्रष्टाचार का। तो ऐसे वाक्य को हम जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से हम बोलते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसके बारे में हम आपको बताएं कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इज या आर, पास्ट में वाज या वेयर और फ्यूचर में विल भी आएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इसके ठीक आने वाला जो भी नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में ये मायने नहीं रखता, सबके साथ विल बी ही आएगा। तो इस तरह से इस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसको अंग्रेजी में कहेंगे कि भ्रष्टाचार सभी जगह है, था और होगा। भ्रष्टाचार सभी जगह है, था और रहेगा। करप्शन को हम यहां पे हेल्पिंग वर्ब के ठीक बात रखेंगे, हो जाएगा देयर इज, रुकेंगे वॉज, देयर वॉज, फिर रुकेंगे देयर विल बी करप्शन एवरीवेयर। फिर से मैं बोल रहा हूं देयर इज, रुकेंगे कॉमा देंगे, देयर वॉज एंड देयर विल बी करप्शन एवरीवेयर। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम कि बाहर कोई है, अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर इज somebody या someone outside। फिर सेंटेंस लेते हैं कि इसके पीछे कोई कारण है या था या होगा, there is a reason behind it। पास्ट में there was a reason behind it और फ्यूचर में there will be a reason behind it। इसको 8 प्रकार से बनाएंगे। 8 प्रकार से कैसे बनाते हैं उसका मैं एक एक सेंटेंस का हम आपको दे रहे हैं, बाकी आप अपने से 8 प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद है कि यहां कुछ गड़बड़ है, यहां कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। दूसरा जो तरह का वाक्य है, उस वाक्य में जो वाक्य शुरू होता है हिंदी में वो यहां या वहां से होता है। यहां या वहां के बाद जो कुछ या जो कोई है या था या होगा, याद रखें। उदाहरण के तौर पे वहां पर एक मंदिर है, वहां पर या यहां पर एक मंदिर है या वहां पर एक मंदिर है, यहां वहां से जो वाक्य शुरू होते हैं और बाद में जो कोई या जो कुछ आता है, ऐसे वाक्यों को आंख मूंद कर हम इसी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देयर, इज या आर, पास्ट में वॉज या वेयर, फ्यूचर में विल बी लगाकर उसके बाद जो भी नाउन है उस नाउन को हम रख देंगे। देयर इज ए टेम्पल देयर, देयर इज ए टेम्पल हियर, देयर वॉज ए टेम्पल देयर और देयर वॉज ए टेम्पल हियर, देयर विल बी ए टेम्पल देयर, देयर विल बी ए टेम्पल हियर। यहां पर 2 कॉलेज हैं, देयर आर 2 कॉलेजेस हियर। क्या वहां पर 2 कॉलेजेस हैं, 2 कॉलेज हैं, तो देयर आर 2 कॉलेजेस देयर एंड देयर आर 2 कॉलेजेस हियर। यहां है तो हियर, वहां है तो देयर। अब तीनों बेस बनाएंगे सेंटेंस को
और वहां एक किराने की दुकान है, या यहां एक किराने की दुकान है। देयर इज ए ग्रोसरी शॉप देयर, या देयर इज ए ग्रोसरी शॉप हियर। पास्ट में वो आ जाएगा क्योंकि ग्रोसरी शॉप इज सिंगुलर। और फिर हम 8 प्रकार से इन वाक्यों को अंग्रेजी में व्यक्त करेंगे। ये दूसरे तरह का वाक्य है जो बोलचाल में बहुत अधिक आता है, लिखने में भी बहुत अधिक आता है। तीसरे तरह का वाक्य होता है जिसमें कि उस वाक्यों को करने से पहले जो संबंध बताने वाले या पोजीशन बताने वाले जो प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, बिफोर का मतलब भी होता है के सामने, नियर का मतलब होता है नजदीक, बाय का मतलब होता है किनारे, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ये जो कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो प्रीपोजिशंस की पोजिशंस बताते हैं, इस तरह की जो भी जितने भी प्रीपोजिशंस हैं उनका यहां पे बहुत बड़ा रोल होता है। ऑन द बैंक ऑफ के किनारे भी होता है। अब यहां पे देखते हैं कि जब किन्हीं दो संज्ञाओं के बीच कोई अव्यय हो, वाक्य में दो संज्ञाएं आ रही हैं और बीच में अव्यय आ रहा है। जैसे कि मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी है। स्कूल और लाइब्रेरी दोनों संज्ञा हैं, उसके बीच में अव्यय यानी प्रीपोजिशन है में। मेरे घर के ठीक सामने एक मंदिर है। घर और मंदिर के बीच के सामने पोजीशन बता रहा है। अब यहां पे इन वाक्यों, इस तरह के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने के लिए एक सिंपल सा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है और सिंपल सा फंडा है कि वाक्य में दो नाउन आ रहे हैं। एक नाउन है जो हिंदी में पहले आता है और दूसरा नाउन है जो अव्यय या प्रीपोजिशन के ठीक बाद आता है। तो याद ये रखना है कि जो संज्ञा बाद में आता है वो संज्ञा उसी संज्ञा के हिसाब से, उसी नाउन के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और जब अंग्रेजी में बोलेंगे तो देयर के बाद हम लगाएंगे इज, आर या वाज, वेयर या विल बी। उसके ठीक बाद जो बाद वाला नाउन है उसको रखेंगे, फिर जो पोजीशन बताने वाला प्रीपोजिशन है उसको रखेंगे, और जो पहले नाउन आया है उस पहले नाउन को हम बाद में रखेंगे, और उसके बाद कोई अन्य शब्द है तो उसको रखेंगे। उदाहरण के तौर पर मेरे स्कूल में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी होगा, हो जाएगा देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल, देयर वॉज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल, देयर विल बी अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल। तो लाइब्रेरी सिंगुलर है इसलिए इज आया है। मेरे दुकान के सामने कई सारे पेड़ हैं, देयर आर मेनी ट्रीज बिफोर माई शॉप, देयर वेयर मेनी ट्रीज बिफोर माई शॉप, देयर विल बी मेनी ट्रीज बिफोर माई शॉप। और उदाहरण लेते हैं हम कि मेरे पॉकेट में 500 रुपये हैं। पॉकेट और 500 रुपए के बीच में है में पोजीशन है, रुपए की पोजीशन है। ये नहीं दर्शाता है कि उसको मालिकाना हक है हमारा, वो पैसे हैं, मेरे भी हो सकते हैं, किसी और के भी हो सकते हैं, ये पोजीशन बता रहा है। तो देयर इज 500 रुपीज इन माई पॉकेट, क्योंकि 500 रुपये बाद में आया है वाक्य में, तो देयर इज 500 रुपीज इन माई पॉकेट, देयर वॉज 500 rupees in my pocket, there will be 500 rupees in my pocket. आपके
गांव में कितने तालाब हैं? सॉरी, आप मेरे गांव में 2 तालाब हैं। देयर आर 2 ponds in my village. There were 2 ponds in my village. There will be 2 ponds in my village. इस तरह से आप अन्य इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनको लेकर अंग्रेजी में बोलने की आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पार्ट है, हम जितना प्रैक्टिस करते हैं फ्लुएंसी उतनी बनती है। आपको बहुत ज्यादा ग्रामर ट्रांसलेशन से कभी अंग्रेजी बोलना नहीं आ सकता, ना ही ग्रामर का पूरा ज्ञान हो जाने से अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। ये तो वातावरण की बात है। हम आपको वातावरण दे रहे हैं कि जिस तरह के वाक्य बोले जाते हैं हिंदी में, उनका अंग्रेजी में सहजता से कैसे आप बोलेंगे। यानी अभी आप हो सकता है कि हिंदी में पहले सोचते हो फिर अंग्रेजी बोलते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश तो इंग्लिश ही बोलेंगे। जो कुछ बोलेंगे इंग्लिश में ही बोलेंगे, आपको हिंदी में सोचने की जरूरत ही नहीं रहने रहेगी। आई कैन अश्योर यू। और हमारे प्रेजेंटेशन में आपको रिसर्च दिखेगा, परिपक्वता मैच्योरिटी दिखेगी आपको, और अथॉरिटी के साथ में जो कुछ भी बात बताता हूं वो विद अथॉरिटी बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट तरह का सेंटेंस होता है, अगले तरह का, जब हम जहां पे संज्ञा ही संज्ञा प्लस सहायक क्रिया होता है वाक्य में। जैसे मेरे गांव में मंदिर ही मंदिर है, मेरे घर के चारों ओर पानी ही पानी है, वृंदावन में मंदिर ही मंदिर है, कनॉट प्लेस में दुकानें ही दुकानें हैं। तो ये संज्ञा ही संज्ञा जो है जब आते हैं, उसके बाद जब सहायक क्रिया आते हैं तो वहां पे हमारे पास 2 विकल्प हैं स्ट्रक्चर के। अब ये निर्भर हम पे करता है कि उन 2 में से हम किसका चयन बोलने में करते हैं, और उन दोनों में से जिस किसी में भी आप सहज महसूस करें, जानना तो दोनों ही चाहिए, लेकिन जिसमें भी आप सहज महसूस करें आप उस स्ट्रक्चर को चुन सकते हैं। आपके पास विकल्प भी होंगे। और इसका पहला स्ट्रक्चर होता है कि देयर के साथ आता है इज या आर प्रेजेंट में, वॉज या वेयर पास्ट में, और विल बी फ्यूचर में। ध्यान ये रखना है कि अगर जो संज्ञा है, संज्ञा ही संज्ञा, वो संज्ञा अगर प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल ही आएगा और नाउन भी प्लुरल आएगा। अगर उस संज्ञा को गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल है, जैसे पानी है, दूध है, जो उसको गिना नहीं जाता है, तो वैसे सेंटेंसेस में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ये छोटी सी एक टिप्स है जो हमें याद रखना है प्रैक्टिस करते वक्त। इस तरह से मेरे घर के चारों ओर पानी ही पानी है, इसका हो जाएगा यहां पे स्ट्रक्चर कि देयर इज या आर, पास्ट में वाज वेयर, फ्यूचर में विल बी, प्लस में नाउन आफ्टर नाउन, सिंगुलर नाउन आफ्टर सिंगुलर नाउन, या प्लुरल नाउन आफ्टर प्लुरल नाउन। सिंगुलर नाउन वो आएगा जिसको गिन नहीं सकते हैं हम, वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, और जिसको हम गिन सकते हैं वो प्लुरल ही रहेगा। तो मेरे घर के चारों ओर पानी ही पानी है। देयर इज वाटर आफ्टर वाटर अराउंड माई हाउस, देयर वॉज वाटर आफ्टर वाटर अराउंड माई हाउस, देयर विल बी वाटर आफ्टर वाटर अराउंड माई हाउस। वृंदावन में मंदिर ही मंदिर है। देयर आर टेम्पल्स आफ्टर टेम्पल्स at Vrindavan. There were temples after temples at Vrindavan. There will be temples after temples at Vrindavan. इस तरह से आप जो है जितने भी तरह के वाक्य आप इस तरह के लेकर के बोलना चाहें, अगर आपने 2, 4, 5 सेंटेंस भी 8 प्रकार से तीनों टेंस में प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट अनटिल एंड अनलेस वी प्रैक्टिस समथिंग, हम ये नहीं कर सकते कि वो मेरा है। आपको इन स्ट्रक्चर्स को अपना बनाना होगा, और एक सिंपल तरीका है प्रैक्टिस करके। इसलिए प्रैक्टिस करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज
the only thing that is practice which makes a man perfect. उसके बाद जो नेक्स्ट जो तरह के वाक्य होते हैं जो बोले जाते हैं कि कहीं पर कुछ समय से, कहीं पर कुछ समय से जो कुछ है, जैसे यहां पर 2 वर्षों से एक पुलिस चौकी है। देयर इज ए पुलिस पोस्ट, देयर हैज बीन लग जाएगा यहां पे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि देयर के साथ लगेगा हैज बीन या हैव बीन, अगर प्लूरल है, नाउन जो बाद में आता है। पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन, प्लस आ जाएगा नाउन, प्लस में कोई प्रीपोजिशन आएगा, प्लस में जो भी अदर वर्ड्स है उसके साथ वो आएगा। जैसे यहां पर 2 वर्षों से एक पुलिस पोस्ट है। देयर हैज बीन अ पुलिस पोस्ट हियर फॉर 2 months, 2 years, 2 days, whatever time frame is there, वो पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है और वह पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। जैसे कि यहां पर सोमवार से एक टेंट लगी है, तो देयर हैज बीन अ टेंट हियर सिंस मंडे, सोमवार से। यहां पर सोमवार से एक टेंट लगी थी। देयर हैड बीन अ टेंट हियर फ्रॉम मंडे। पास्ट में, फ्यूचर में हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। इसकी चर्चा हम इससे पहले के एपिसोड में कर चुके हैं और विस्तार से बता चुके हैं। इस तरह से आप जो है, इस तरह के अन्य वाक्य लेकर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बिकम सो फ्लुएंट एज यू विश टू बी। यदि आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारा कंटेंट्स पसंद आता है, आपको इजी, अट्रैक्टिव और अति उपयोगी लगता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं या उनके लिए भी आप महत्वपूर्ण हैं, उनको भी आप इस कंटेंट से जरूर जोड़ें। आपको हमारे हर प्रेजेंटेशन में एक मैच्योरिटी दिखेगी और एक सहजता दिखेगी, सिंप्लिसिटी दिखेगी, और हम आपको न ग्रामर पढ़ा रहे हैं, न हम ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। हम आपको एक वातावरण दे रहे हैं, जो वातावरण आपको सहजता के साथ, जैसे आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं या रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, उसी सहजता के साथ आप अंग्रेजी बोल सकें। मिलते हैं फिर आपसे हम अगले एपिसोड में। एक नया टॉपिक है, वो है दिस का, कि दिस से कितने तरह के वाक्य हैं जो कि बोलने में काफी अधिक आते हैं, जिसमें मेन वर्ब शामिल नहीं होते हैं। और यकीन मानिए, इससे अलग कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है बिना मेन वर्ब का, और इतने ही सेंटेंस बोले ही जाते हैं और लिखे ही जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस video.